तो आज आप सभी को वही ज्ञान और मार्गदर्शन देने के लिए दिशा द सिविल सर्विसेज सोसाइटी ऑफ शिवाजी कॉलेज लेकर आई है एक वेबिनार आईएएस प्रेम प्रकाश मीना के साथ। A very warm welcome to all the esteemed guests and attendees who gathered here for the webinar being conducted by Disha, the Civil Services Society of Shivaji College. दिशा, जैसा कि नाम से ही पता चलता है, दिशा का उद्देश्य है छात्रों को सही दिशा निर्देशन देना ताकि वे जल्द से जल्द अपने सिविल सर्वेंट बनने के सपने को पूरा कर सके। The thing that holds the utmost importance while appearing for any competitive examination is proper guidance. When we analyzed that many students did not get selected just because they did not get the right guidance at the right time, this paved way for the formation of Disha, a newer society added to the Shivaji family. Here, we guide and counsel the students appearing for the civil service examination, and we share the necessary study material, newspapers, current affairs, and to test the knowledge, regular quizzes are conducted. Moreover, we are also running a successful YouTube channel. At Disha, we provide a platform where aspirants join us to make their journey a tad more enjoyable and a lot more easier. Introducing you all to the council members, we have Mr. Umesh Meena as our president, Mr. Mayank Yadav as our vice president, Ms. Urvashi Gupta as our secretary, Mr. Sachin Meena as our treasurer, and Ms. Apurva as our joint secretary. हमारे आज के वेबिनार में हमारे साथ जुड़े हैं आईएएस प्रेम प्रकाश मीना, जो कि हमारे गेस्ट स्पीकर हैं, हमारे कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर शिव कुमार सहदेव और हमारे सोसाइटी के कमिटी मेंबर्स। Our principal Dr. Shiv Kumar Sehdev. It is under his able guidance that Disha is flourishing. ये हमारे लिए हमारी प्रेरणा के स्रोत हैं। समय समय पर बच्चों से बात करना और उनसे अच्छे संबंध स्थापित करना इनकी खासियत है। Guys, due to some unforeseen circumstances, Principal Sir could not join us, but he has sent his best wishes for the webinar. तो इसी के साथ हम अपने कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। Now, I request our convener, Dr. Darshan Pandey Sir, to welcome our speaker, IAS Prempal Sharma. धन्यवाद। रुचि, मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी सर। धन्यवाद। एक बार देख लीजिए क्या प्रिंसिपल सर जुड़े हुए हैं। शायद वैसे तो कह रहे थे कहीं व्यस्त हैं, फिर भी नहीं जुड़े हैं। ठीक है, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं दिशा द सिविल सर्विसेज सोसाइटी ऑफ शिवाजी कॉलेज की तरफ से। इस वर्चुअल माध्यम से जुड़े हुए तमाम जुड़ रहे हैं, तो उन सबका स्वागत करता हूं। जितने भी इसमें पार्टिसिपेंट्स और शिक्षक और भी जो अधिकांश संख्या विद्यार्थियों की है, उन सबका स्वागत करता हूं। और विशेष स्वागत करता हूं आज के हमारे जो अतिथि हैं, हमारे गेस्ट हैं, जो वक्ता हैं, जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर आप सबको संबोधित करेंगे, आपका मार्गदर्शन करेंगे। हाउ टू चूज राइट ऑप्शनल सब्जेक्ट फॉर यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। तो राइट सब्जेक्ट क्या हो सकता है, क्योंकि कई बार होता है, आज हमारा एनुअल डे भी था, तो वहाँ भी एक आईएएस महोदय आई हुई थी। उन्होंने कहा था हम हार्ड वर्क तो करते हैं, पर हमें स्मार्ट वर्क कैसे करना है, इसके बारे में भी बताया था। तो हम राइट सब्जेक्ट कैसे चुने, इस पर हमारा मार्गदर्शन करेंगे सर। तो मैं आदरणीय श्री प्रेम प्रकाश मीणा जी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं सर, पूरे कॉलेज की तरफ से, प्राचार्य की तरफ से, और अपनी इस दिशा जो हमारी सोसाइटी है इसकी तरफ से। इसके अलावा हमारी सोसाइटी के सभी सदस्य भी इस कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं, मैं उनका भी स्वागत करता हूं। डॉक्टर विकास शर्मा जी, डॉक्टर प्रबुद्ध जी, और डॉक्टर विष्णु जी, और हमारे और जो अन्य साथी हैं, डॉक्टर प्रीति जी, डॉक्टर भरत रत्नू जी, डॉक्टर सोनल, डॉक्टर कृष्णा मीणा जी, उन सब का मैं स्वागत करता हूं। मैं देख पा रहा हूं हमारे प्रिंसिपल सर जुड़ गए हैं, सर को नमस्कार करता हूं, और मैं चाहता हूं कि सर भी हमें आशीर्वाद देंगे। और बाकी निश्चित रूप से आज का ये कार्यक्रम, पहले भी कार्यक्रम बहुत कम समय में आपने एक प्रकार से कई माइलस्टोन जो है स्थापित आपने कर दिए हैं।
आपने यूट्यूब चैनल्स के आपका है, आपने इंस्टाग्राम पे भी अपनी उपस्थिति दर्ज की है, तो लगातार आप लोग सक्रिय कार्य कर रहे हैं। तो मैं आप सबको शुभकामनाएं देता हूं, आपको साधुवाद देता हूं और अपने प्राचार्य सर से आग्रह करता हूं कि सर हमें आशीर्वाद देकर हमारा मार्गदर्शन करें। Thank you, Darshan ji. Very warm good evening to all of you. Right now, I'm stuck in traffic near Dhalakua. So I'm trying to reach college. So I welcome our guest today, Prem Prakash ji, the IAS officer. As Darshan Pandey ji has told that today in the morning we also have the IAS officer Priyanka ji, and she is also from 2017 batch. And I think Mr. Meena ji must be aware of Priyanka ji also. And she gave a very motivational talk for my students on the occasion of annual day. And I'm sure that you all will enjoy this talk and it will motivate you to get through this civil service exam. My best wishes to all of you. Thank you very much. आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं हमारे आज के गेस्ट स्पीकर आईएएस प्रेम प्रकाश मीना सर से आग्रह करूंगी कि वे आए और हमारा मार्गदर्शन करें, परंतु उससे पहले आप सभी को इनके बारे में कुछ बताना चाहूंगी। He had attained a commendable achievement in the Civil Services Examination 2017, securing 102nd rank that ensures the post of IAS. His journey from the corporate world to making career in the coveted Indian Administrative Services is inspiring for all the professionally qualified youngsters who dream to be a part of the bureaucracy. The optional subject he picked up was anthropology, and it was this keen play of the optional subject that marked its contribution to finish it in style. Sir, it's an absolute honor to have you here, and I'm sure everyone is as excited as me to learn about your journey. Moreover, we would love to hear from you on the topic how to choose correct optional subject in UPSC CSE, as this is one such dilemma that almost every aspirant faces. Well, shall I start, Ruchi? Yes, sir, please. Well, thank you so much, Principal Saab. Thank you so much for all the faculties, and thank you so much, Ruchi. Thank you so much, Umesh, for having me for the session today. And I was having a discussion with Umesh as how would we like this session to be, I mean, in Hindi or English. And I think the basic commitment we have had was we'll keep it bilingual. So I'll basically try and speak some of it in English, and wherever people are more comfortable Hindi, I'll try and basically speak in Hindi. And then we'll pick up some questions based on, things or doubts you might have in your mind. So, and also I'd like to apologize upfront because right now I am in transit time traveling from one place to back to my workplace. So there might be a little bit of issue of lighting and all that, but please bear with that. So I'll just get started. I think the topic we have at hand today is what optional subjects to choose or what optional subject to choose for UPSC. कौन सा optional subject हम चुने अपनी UPSC की तैयारी के लिए? तो इसका सबसे पहले मैं आंसर देना चाहूंगा, उसके बाद कुछ जनरल डिस्कशन हो सकता है यूपीएससी की प्रिपरेशन के बारे में, और उसके बाद फिर then we can get started with questions you might have in your mind. Does that work for everybody? Yes, sir. Yeah, cool. Okay, so my name is Prem Prakash Meena, 2018 batch IAS. My first posting was in a district called Basti, which is near Gorakhpur. The second posting was in Hathras. And right now I'm currently posted in a place called Chandauli, which is quite close to Banaras, as additional collector or joint magistrate, as we are called. So, so far as it has been very enriching experience because the nature of the job is such that it gives you immense opportunity to explore various different fields, be it education, be it health, be it transportation, be it basically land revenue, be it magistracy, be it law and order, etc., etc., etc. So that is what I am. And before I joined IAS, I worked abroad for almost 10 years in corporate sector. And I have had the privilege, by God's grace, to work with some of the biggest multinationals like Shell International, Schlumberger, and British Petroleum. So that is
a little bit about myself. Now coming to the question of the day कि optional कैसे चुने. So optional चुनने का my experience has been when I left my corporate job in 2014 and we moved back to India in 2015 and I was to appear for my first attempt. This question also struck me कि कौन सा optional चुना जाए, कौन सा सब्जेक्ट लिया जाए, क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, किसमें स्ट्राइक रेट अच्छा है. मैं आपको इसका एक सिंगल पॉइंट आंसर देना बहुत मुश्किल है, लेकिन मैं कुछ ब्रॉड आपको गाइडलाइंस इस बारे में देना चाहूंगा कि कौन कौन सा क्राइटेरिया बेसिकली आप देख सकते हैं, चूज कर सकते हैं, जो आपको हेल्प कर सकते हैं अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज करने में. सबसे पहले मुझे लगता है कि ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज करने से पहले जो भी सब्जेक्ट आप चूज करें, इट शुड बी ऑफ इंटरेस्ट टू यू. मतलब आपको मजा आना चाहिए पढ़ने में. द रीजन आई एम सेइंग दैट इज क्योंकि ये जो यूपीएससी का गेम है, आईएएस का गेम है, कई बार हो सकता है आपको इसमें मल्टीपल अटेम्प्ट्स लग जाए. भगवान ना करे उसकी जरूरत पड़े, बट दिस इज व्हाट इट इज, राइट. सो मान लीजिए आपको 2 अटेम्प्ट्स, 3 अटेम्प्ट्स, 4 अटेम्प्ट्स, 5 अटेम्प्ट्स लगे. आपने ऑप्शनल सब्जेक्ट जल्दबाजी में या पिछले साल का क्या ट्रैक रिकॉर्ड रहा उसको देखकर ऐसा चूज कर लिया जो आपको लगा कि कर लेंगे, एक बार ही तो देना है. एंड देन यू इवेंचुअली रियलाइज कि एक्चुअली मान लीजिए नहीं होता है आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में या सेकंड अटेम्प्ट में या थर्ड अटेम्प्ट में, और अगर वो सब्जेक्ट आपके लिए इंटरेस्टिंग नहीं है तो यू कैन नॉट टेक इट बियॉन्ड ए सर्टेन पॉइंट. आपको पढ़ने में मजा नहीं आएगा. अब आप एक बार पढ़ेंगे अपना मन मार के, ठीक है पढ़ लेंगे, लेकिन दूसरी बार भी पढ़ लेंगे, तीसरी चौथी बार आप नहीं पढ़ पाएंगे, बिकॉज दैट इज नॉट समथिंग विच यू फील पैशनेट अबाउट. तो हो सकता है किसी को एंथ्रोपोलॉजी इंटरेस्टिंग लग जाए, हो सकता है किसी को सोशियोलॉजी अच्छा लग जाए, हो सकता है किसी को हिस्ट्री अच्छा लग जाए, हिंदी अच्छा लग जाए. सो मुझे लगता है इफ यू बेसिकली आस्क मी आउट कि भाई गिव मी दोस 5 डिफरेंट क्राइटेरिया कि सबसे पहले कौन सा क्राइटेरिया होना चाहिए. सो मेरे हिसाब से सबसे पहला क्राइटेरिया होना चाहिए कि इंटरेस्ट किसमें है आपका. सो सबसे पहले आप स्टार्ट कर सकते हैं. मान लीजिए 10 ऑप्शनल सब्जेक्ट हैं. आपका पॉलिटिकल साइंस आईआर हो सकता है, आपका सोशियोलॉजी हो सकता है, आपका एंथ्रोपोलॉजी हो सकता है, आपका हिस्ट्री हो सकता है, हिंदी हो सकता है, इंग्लिश हो सकता है, इंजीनियरिंग सब्जेक्ट्स हो सकते हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा. तो सबसे पहले तो आप ये देखें कि ये 3 ऑप्शनल सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो मुझे लगता है कि इनमें मेरा रीजनेबल इंटरेस्ट है. जैसे मैंने स्टार्ट किया तो मुझे लगा कि मुझे लगता है सोशियोलॉजी मेरा में इंटरेस्ट मेरा डेवलप हो सकता है. And because I was working for so long in corporate, I basically lost touch with education for a significant number of years. So I thought कि engineering बहुत मुश्किल है because I have not been in touch with engineering. So I had to pick up something from humanities. फिर मुझे लगा geography interesting हो सकता है, और फिर मुझे लगा anthropology interesting हो सकता है. तो पहला क्राइटेरिया इंटरेस्टिंग क्या हो सकता है. हो सकता है आपको सोशल इश्यूज पे इंटरेस्ट हो सकता है आपको हिस्ट्री जानने में इंटरेस्ट हो सकता है आपको ज्योग्राफी में इंटरेस्ट हो सकता है आपको इकोनॉमी में इंटरेस्ट हो, राइट. तो बहुत सारे क्राइटेरिया हो सकते हैं कि आपको इंटरेस्ट किस चीज में. पहला, अब जैसे मुझे इकोनॉमी बहुत इंटरेस्टिंग लगता है, कई लोगों को इंटरेस्ट इकोनॉमी बहुत चैलेंजिंग लगता है. आई ऑल्सो कंसिडर्ड कि इकोनॉमी ले लिया जाए. तो पहला क्राइटेरिया है कि मुझे ऐसा सब्जेक्ट चुनना है विच इज ऑफ इंटरेस्ट टू मी. अगर मुझे उसको मल्टीपल टाइम्स पढ़ना पड़े बार बार तो मैं उसको पढ़ पाऊं, right? So that should be, in my view, has to be your criteria number 1. Now, second criteria, कि उस सब्जेक्ट का पिछले कुछ सालों में ट्रैक रिकॉर्ड कैसा रहा है. There was a time जब ज्योग्राफी का बहुत अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड होता था, और ज्यादातर लोग आईआईटी से या फिर मैं कहूंगा जिन्होंने बीटेक किया, जिन्होंने इंजीनियरिंग किया, ज्योग्राफी यूज्ड टू बी देयर फेवरेट पिकअप सब्जेक्ट. बट अगर आप पिछले 7-8 साल का ट्रैक रिकॉर्ड देख लें ज्योग्राफी का, so it has been far from being encouraging. काफी normalization आप कह लें या the nature of the question paper आप कह लें, it has been quite tough. It has not been performing that well. So last thing you do want, क्या ज्योग्राफी में पढ़ने में मुझे बहुत मजा आता है, this is the one I want to pick up. लेकिन आप खूब उसमें एफर्ट डालें और उसके बाद लेकिन उसका रिजल्ट, not because of your fault, but this is how normalization is being done by UPSC, उसमें इतना अच्छा आपका रिजल्ट नहीं आता है. सो आई थिंक दैट विल बी वेरी डिसहार्टनिंग, इजंट इट. तो ये भी आप देख लें कि कौन से वो सब्जेक्ट्स हैं जिनका रीजनेबल ट्रैक रिकॉर्ड रहा है ना. यूपीएससी को बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं दिस इज अनसर्टेन पब्लिक सर्विस कमीशन, क्योंकि कुछ पता नहीं, हो सकता है इस साल एंथ्रोपोलॉजी अच्छा चल गया हो, अगले साल या उससे अगले साल या उससे अगले साल पूरा ट्रैक रिकॉर्ड खराब हो जाए. मेडिकल साइंस का आप ले लीजिए, 2 साल पहले 2016 तक मेडिकल साइंस स्ट्राइक रेट वाज ऑलमोस्ट 25%. Means if you are an MBBS or you're doing a PG in medical sciences,
And if you take medical science as an optional, your chances of getting through UPSC were almost 20-25%, which is enormously awesome. Because for an average subject, the strike rate is generally 4%, 5%, 7%, maybe 8%. So if you're getting something which is 20+%, तो you got a huge advantage. लेकिन 3-4 साल वो चला और फिर UPSC is UPSC. And then UPSC realized कि यार this is actually not done. So पिछले 3 बार से आप देख लीजिए, मेडिकल साइंस का बहुत बुरा हाल कर दिया है. Same thing has happened with public administration. There was a time when public administration used to be the thing, but not anymore. So मुझे लगता है सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया होना चाहिए कि इंटरेस्ट किस में है. सेकंड इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया होना चाहिए कि पिछले कुछ सालों में उसका ट्रैक रिकॉर्ड कैसा रहा है. Now having said that, पिछले कुछ सालों का ट्रैक रिकॉर्ड does not guarantee कि अगले 5 साल भी ट्रैक रिकॉर्ड वही रहेगा. It could change. But that's the name of the game. That's the nature of the game. There's nothing you can do about it. हो सकता है पिछले 3 साल बहुत अच्छा चल रहा हो हिस्ट्री और अगले 2 साल, 3 साल, 4 साल ट्रैक रिकॉर्ड खराब हो जाए. But that is a risk which you will have to take. There is no way out of it. गेम तो खेलना ही पड़ेगा जब तक ऑप्शनल उसमें रहेगा. अब नई कमेटी की रिकमेंडेशन ऑप्शनल शुड बी टेकन आउट कंप्लीटली बिकॉज इट मे नॉट सर्व मच पर्पस. मान लो मैथ्स में 600 में से या 500 में से 400 नंबर ले आया तो कौन सा फील्ड में मेरे यूज में आ रहा है, या मैं हिंदी में ले आया तो फील्ड में कौन सा यूज आ रहा है ना. तो बहुत सारे ऐसी चीजें हो सकती हैं. आई मीन देयर इज अ डिबेट अराउंड इट, बट आई थिंक ऑप्शनल इज गोइंग टू स्टे. यू विल हैव टू बेसिकली मेक ए चॉइस. तो आप ये देख लें कि उसका रीजनेबल ट्रैक रिकॉर्ड हो. तीसरा क्राइटेरिया मैं कहूंगा कि उसका बेसिकली रिसोर्स बेस जो हो वो रीजनेबली अवेलेबल हो. Be it books, be it coaching institutions, be it test series. क्योंकि जब मैंने anthropology लिया, so one of the big criteria I had was I had very limited time because I shifted back to India back in December 2015, and मेरा first attempt CST 2016 was in August. So 10 साल पढ़ाई छोड़ने के बाद all I had was 6-7 months of preparation, and then 2.5-3 months of basically preparing for the optional subject. So I did not have much time in hand. So for me, a big criteria was कि जिसमें टाइम कम लगे जिस सिलेबस को कंप्लीट करने में. बट देन ड्यूरिंग प्रिपरेशन आई रियलाइज कि एंथ्रोपोलॉजी लुक्स वेरी अट्रैक्टिव, बट इसके कोचिंग इंस्टीट्यूशंस, रिसोर्स बेस, बुक्स, टेस्ट सीरीज आर एक्सट्रीमली लिमिटेड. जब एंथ्रोपोलॉजी 4-5 साल अच्छा चला तो अब बहुत सारे ऑप्शंस आ गए, बट एट दैट पॉइंट इन टाइम दे वर नॉट बेसिकली अवेलेबल एवरीवेयर, एंड व्हाटएवर वाज अवेलेबल वाज नॉट ऑफ वेरी हाई क्वालिटी. So तीसरा क्राइटेरिया होना चाहिए कि you should have a reasonable resource base, चाहे टीचर्स हो, इंस्टीट्यूशन हो, टेस्ट सीरीज हो, etc etc etc. और मुझे लगता है कि एक चौथा क्राइटेरिया बेसिकली आपका हो सकता है, जिसे मैं कहूं कि अगर किसी आपके फ्रेंड सर्कल में ये किसी नोन ने वो ऑप्शनल लिया है, who could be a mentor to you, क्योंकि कोचिंग इंस्टीट्यूशन कैन गिव यू अ वेरी जनरल फ्रेमवर्क अराउंड हाउ टू गो अबाउट both your optional as well as your general studies GS. लेकिन वो फाइनर डिटेल्स, वो बारीकियां, वो चीजें जो आपको डेली डे टू डे स्टडी में जिनकी जरूरत है उस गाइडेंस की, वो आपको कोचिंग से नहीं मिल सकती. बट हो सकता है आपके क्लोज सर्कल में कोई हो, आपका कोई रिलेटिव हो, आपका कोई फ्रेंड हो, या कोई ऐसा दोस्त हो, ऐसा कोई कांटेक्ट आपका पॉइंट हो जो आपको हर 2 दिन में, 3 दिन में, 4 दिन में उसकी फाइनल डिटेल्स बता सके कि ये बुक मत पढ़ो, इस बुक में से ये चैप्टर मत पढ़ो, इसका ये चैप्टर पढ़ो, इसका ये पोर्शन अच्छा है, इसमें से क्वेश्चंस आते हैं, या इस पर्टिकुलर टॉपिक में ये इंटरेस्टिंग चीज है. ऐसी बहुत सारी फाइनल डिटेल्स हैं. यूपीएससी, आई थिंक इन माय व्यू, यूपीएससी इज मोर अबाउट व्हाट नॉट टू डू मोर देन व्हाट टू डू, because there's so much out there. You can basically pick up anything, be it GS, be it basically optional. There's so much out there. If you keep running behind resource base, this is endless. So मुझे लगता है एक क्राइटेरिया ये भी होना चाहिए कि if you have somebody, a confidante, जो readily basically आपके available हो. तो मुझे लगता है if I have to sum it all up, पहला interesting हो, जिसको आप repeatedly बार-बार revise कर सके, because this is something which is interesting to you. Second, उसका reasonable track record हो. थर्ड, उसका सिलेबस रीजनेबल हो, प्लस उसका रिसोर्स बेस अवेलेबल हो. जैसे ज्योग्राफी के लिए लोग बोलते हैं कि ज्योग्राफी आप कभी कंप्लीट ही नहीं कर सकते, अगर आप 10 साल भी पढ़ते रहो, दिस इज लाइक एंडलेस. सो यू विल गेट वेरी फ्रस्ट्रेटेड कि यार ऑप्शनल, आई एम नेवर रेडी फॉर इट.
and that will infuse a sense of anxiety in your mind कि I am not ready for optional, so you won't be able to focus on your GS or dedicate enough time for GS. Same is said for mathematics. Maths के लिए बोलते हैं. Now maths is a very scoring subject. In fact, मेरे बैच में जो हमारा यूपी का टॉपर है, रैंक 8, अनुभव सिंह, he scored, can you imagine how much he might have scored? 375 out of 500 in maths. Right? He's from IT. I think he's from IT Roorkee. Yeah. So, but there is a huge risk. उसका syllabus इतना ज़्यादा है कि he could not prepare well for GS. And then अगर आप engineering subject लेते हैं, technical subject लेते हैं, unlike humanities, it works on 0-1 game. मतलब या तो आपका अगर सही आंसर है, perfect है, तो you'll get very good marks. Otherwise, you might be hammered out completely. Humanities में अगर कुछ लिखा तो कुछ ना कुछ marks तो आ ही जाएंगे. You know, that's how people basically think about these things. तो मुझे लगता है ये 4-5 criteria होने चाहिए. So if you basically ask me कौन से potential अच्छे optionals हो सकते हैं considering today's environment, to me what comes to my mind is anthropology is certainly a good option. पिछले बार का हालांकि result थोड़ा खराब रहा, but that's how life is. Sociology could be a good option, and I think political science could be a good option. A lot of people take up history, a lot of people take up Hindi. है ना, बाकी engineering जिसको लेना हो उनको तो बताने की जरूरत है ही नहीं, because they are very clear कि अगर मुझे mechanical लेना है तो mechanical लेना है, maths लेना है तो maths लेना है. There is no debate on those things. So that is a little monologue I have had around optional किस तरीके से आप choose करें. और optional choose करने से पहले try things out. Don't jump onto it. जैसे मान लीजिए आपने 3 optional select किए अपने लिए कि यार sociology एक optional हो सकता है, एक anthropology optional हो सकता है, एक history और economics मान लीजिए optional हो सकता है. तो तीनों की बुक्स आप एक बार ले आइए जो बेसिक या मोस्ट रेकमेंडेड बुक या रिसोर्स बेस्ड उसका है. हैव ए गो एट इट, मे बी 2 वीक्स ईच, मे बी 3 वीक्स ईच, और एक बार खुद देखो यार किस टाइप के टॉपिक्स हैं, मतलब इसमें मैं इंटरेस्ट जनरेट कर पाऊंगा. हर सब्जेक्ट में मुझे लगता है कि 25, 30, 40% ऐसा सिलेबस होगा which might not appeal much to you, that might be very dry. जैसे एंथ्रोपोलॉजी में the social part is very interesting, the tribal part is very very interesting. But when it comes to genetics part, now I did not have a biological background, so I struggled with that. और जब भी मेरे को biological उसका part पढ़ना पड़ता था, genetics and all that, I was like, oh my god, क्यों ले लिया? So लेकिन ज़्यादातर सब्जेक्ट में यही होता है, 40, 50, 60% इंटरेस्टिंग होता है, कुछ पार्ट उसका ड्राई, अनयूजुअल, ऑब्सक्यूर या समथिंग व्हिच डज नॉट कनेक्ट वेल विद. तो उन पोर्शंस को आप आइडेंटिफाई कर लें and think about it. Is that something I can live with that? Is that something I can live for next 3 years, 4 years, 5 years if requires? उसके बाद टेस्ट सीरीज उसकी देख लो किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, है ना, पिछले 4-5 साल के क्वेश्चन पेपर निकाल के फटाफट फ्लिप थ्रू देम एंड लेट दैट सोक इन योर माइंड कि अच्छा ऐसे क्वेश्चंस आते हैं. जैसे एंथ्रोपोलॉजी में ट्राइबल्स पे क्वेश्चंस आते हैं, सोसाइटी पे क्वेश्चंस आते हैं, पुराने ट्रेडिशंस पे क्वेश्चंस आते हैं, फॉसिल्स पे क्वेश्चंस आते हैं, आर्कियोलॉजी पे क्वेश्चंस आते हैं, जेनेटिक्स पे क्वेश्चंस आते हैं. ये 5 ब्रॉड एरियाज हैं, इसमें से 4 इंटरेस्टिंग है, 5वां बड़ा बोरिंग है, बट दैट्स स्टिल गुड. 70% आ गया, मेरा 75% आ गया. सिमिलरली सोशियोलॉजी, पेन इट आउट इन योर माइंड, किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, रिसोर्स बेस्ड हैं, ये पर्टिकुलर की थीमेटिक एरियाज हैं. सिमिलरली ज्योग्राफी, आई वुड से हिस्ट्री, आई डोंट हैव टू रियली एक्सप्लेन दैट. सो मुझे लगता है दिस कुड बी ए गुड वे. एंड टेस्ट सीरीज फिर देखो कि टेस्ट सीरीज किसकी अवेलेबल है. विजन की अवेलेबल है, एंथ्रोपोलॉजी में वैद सर की अवेलेबल है, किसी में हो सकता है वाजीराम की अवेलेबल हो, बहुत सारे इनॉर्मस रिसोर्स बेस ना अलग अलग ऑप्शनल के लिए. सो लुक एट दैट. और फिर ये देखो कि एक्सेसिबिलिटी मेरी क्या है, कि अगर मुझे वो टेस्ट सीरीज करनी है तो मुझे क्या दिल्ली जाना पड़ेगा, इलाहाबाद जाना पड़ेगा, हैदराबाद जाना पड़ेगा. लाइक एंथ्रोपोलॉजी में देयर यूज्ड टू बी वेरी वेरी गुड टीचर, बट शी यूज्ड टू टीच इन हैदराबाद, which is practically not possible. So now they all started to run online coachings because of COVID and all that, but it was not possible during those days. So also have a thought about, will I be able to access those resources at a reasonable price, at a reasonable cost, in a reasonable time? So ये सारी चीजें kind of like verticals अपने बना लो and have a comparative chart, and then I think a final decision basically lies with you, like everything else in life. तो बहुत सारे लोग बोलते सर आप ज्ञान मत दीजिए, आप मुझे सीधा बता दीजिए मैं ऑप्शनल कौन सा लूं. So there is no one size fits all answer to it. मैं आपको बता दूं, आप हिस्ट्री पढ़िए, हो सकता है आप हिस्ट्री उठाएं. जैसे अभी
मेरी एंशिएंट हिस्ट्री की हम लोगों ने एक सीरीज लॉन्च की है यूट्यूब चैनल पे, तो कई लोगों को हो सकता है एंशिएंट हिस्ट्री बहुत बोरिंग लगे, मुझे भी बहुत बोरिंग लगी शुरू में, बट देन इवेंचुअली जब 2-3 रिवीजन किए आर एस शर्मा, उपेंद्र सिंह की, आई वाज लाइक, ओ माय गॉड, दिस इज व्हाट इंडिया वाज. एंड लुक एट लाइफ, 3 years down the line, I have launched a series on ancient history. So, but it may not be of interest to a lot of folks out there. हो सकता है मुझे इकोनॉमिक्स अच्छी लगे, आपको ना लगे, ठीक है. तो ये बहुत सारे लाइक्स एंड डिसलाइक्स हो सकते हैं, बट ब्रॉड मैं कहूंगा थीम्स यही रहनी चाहिए कि इंटरेस्टिंग हो, अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड हो, रीजनेबल टाइम में हो, रिसोर्स बेस अवेलेबल हो, और कोई मेरा क्लोज कॉन्टैक्ट ऐसा हो जाए जो मुझे मेरा हाथ पकड़ के मुझे फाइनल डिटेल्स के बारे में उसमें गाइड कर सके. क्योंकि ब्रॉड गाइडलाइन जो कोचिंग वगैरह की होती हैं वो तो मुझे एवरेज गाइडलाइन ही दे पाएंगी, क्योंकि कोचिंग क्लास में पॉसिबल भी नहीं है कि ये लाइन आप यहाँ से पढ़िए, ये पैराग्राफ यहाँ से पढ़िए, इस चैप्टर को छोड़ दीजिए, इसका कवर पेज पढ़िए, इसका कवर पेज मत पढ़िए. वो आपका कोई क्लोज कॉन्फिडेंट होगा वही दे पाएगा. सो वेल, दैट्स प्रीटी मच all from me, Ruchi. If there are questions, I'll be very happy to take them on. Thank you very much, sir. That has certainly provided us a very clear path. It's time for the question hour round now. We've collected a bunch of questions from the aspiring civil servants. So here I begin. It is often said that due to a vast syllabus in UPSC, such a subject should be taken as optional, whose syllabus overlaps the most with the main syllabi. However, if we decide to choose an optional like economics or anthropology, would that make the preparation difficult for any aspirant? Well, I wouldn't say so. Honestly, like, see, there are a lot of subjects which also have your overlap with your general studies. For example, if you go for anthropology, the second paper is all about basically society. And a big part of society is helpful for your GS preparation. It is also helpful for your essay. It is also helpful for your interview, right? So it basically helps you both ways. Similarly, economics. So if you go for economics, it's a reasonable syllabus, lot of material out there. To me, economics is probably the most interesting part. It's most dynamic. It's very contemporary. At the same time, it helps me to prepare for the GS3, right? GS3 is nothing really economics. It also helps me with my essay preparation. It also helps me with my interview preparation. So if you basically say, like, you know, if I have to pick this one up, will this hinder my preparation? I am not really very sure about it. Similarly, a lot of things you basically will have to read for your GS anyways. Like tribals आपको पढ़ने पड़ेंगे, या ट्राइब्स के बारे में पढ़ना पड़ेगा. आपको ज्योग्राफी अगर आप ले रहे हैं तो ज्योग्राफी आपको बेसिक ज्योग्राफी तो वैसे ही पढ़नी पड़ेगी. सिमिलरली अगर आप हिस्ट्री ले रहे हो तो हिस्ट्री आपको जीएस में वैसे ही पढ़नी पड़ेगी. सो हो सकता है मे बी इफ यू पिक अप हिंदी आपको जीएस के लिए नहीं पढ़नी पड़ेगी. सो दैट कुड बी समथिंग की एडिशनल एक हो गया. बट अदरवाइज there's always some overlap with your GS. There's always some overlap with your ethics. There's always some overlap with your essay. Okay. Thank you, sir. What sources of current affairs should be preferred for the CSE perspective? That is, how to cover the current affairs in a constructive way for this examination? Well, that's a very good question. I think that is a part with which I also struggle. And as people say, when you go through experience and you learn from your own experience, rather than try and learn from your own experience, learn from other people's experience. क्योंकि खुद वो ठोकर क्यों खाएं जो ऑलरेडी लोग खा चुके और उनसे समझ चुके, सीख चुके, राइट? तो initially, when I started to prepare for current affairs, I thought, you know, reading just the newspapers or Vision IAS is enough. But then eventually my realization was we have to develop a fuller picture of the topic. ऐसा नहीं कि टॉपिक आया, मैंने फैक्ट्स रट लिए, मुझे याद हो गया ये 4 चीजें हैं, बस that's about it. I think UPSC answer, particularly after 2013, where it has become a lot more analysis basis these days, unless you have fuller picture. कि अगर कोई नई न्यू एजुकेशन पॉलिसी फॉर एग्जांपल 2020 जिसके ऊपर हम कल एक हमारा वीडियो भी लॉन्च कर रहे हैं, तो यू हैव टू थिंक कि हाउ दिस एजुकेशन पॉलिसी इज गोइंग टू कनेक्ट विद हेल्थ, हाउ विल दिस कनेक्ट विद, let's say, rural infrastructure we have in country, how will this connect with central universities, how will this connect with availability of professors, funding, etc., etc. So right from the start, in my view, you should basically look at the concept. You should look at how this is, what is the bigger picture, rather than new education policy, point number 1, 2, 3, 4 रट लिया, चिट बना लिया, 4 points याद कर लिए. But how this is going to talk to other things, and
I'll be very honest, when I started off my preparation, I did not have that kind of appreciation कि क्यों ये interlinkages important हैं. लेकिन अब job में आने के बाद पता चलता है. When I go out for my job at 9 in the morning, तो स्कूल का इंस्पेक्शन करने जा रहे हैं तो पता लगा बीच में रास्ता नहीं है. बच्चे क्यों नहीं आ रहे हैं? क्योंकि रोड नहीं है, या उनको खाना नहीं मिल रहा है, या क्लीनेस नहीं है, या ड्रिंकिंग वाटर अवेलेबल नहीं है, या वहां पे अवेयरनेस नहीं है, या सोशल टैबूज हैं, या मीडियम ऑफ बेसिकली जो इम्पार्टिंग एजुकेशन है वो कंड्यूसिव नहीं है, या हो सकता है वहां पे कास्टिज्म बहुत स्ट्रॉन्ग फैक्टर हो पर्टिकुलर स्कूल और एरिया में, या रिलीजन कुड बी अ फैक्टर. So a lot of so many things are connected. So whenever you analyze anything, just think about the entire concept. How this is going to work out? If this gets rolled out in my mohalla, my ward, my village, क्या impact पड़ेगा इसका? And then the second part is क्या sources हम prefer करें? और एक क्वेश्चन आता है सर कौन सा न्यूज़पेपर पढ़े, हिंदू पढ़े, इंडियन एक्सप्रेस पढ़े, लाइव मिनट पढ़े, बिजनेस स्टैंडर्ड पढ़े. सो आई आल्सो पुट अप अ स्मॉल वीडियो ऑन माय चैनल आल्सो. कोई सा भी पढ़ लो यार. माय प्रेफर्ड, a lot of people, most people say Hindu, but my recommendation would be Indian Express flat out, because Indian Express these days particularly उसका जो explained section आता है, even otherwise the topics are very very structured. हिंदू में the topics are not structured, no matter who says what. हो सकता है हिंदू पढ़ के लोग टॉप कर गए हों, but I do not agree with their thought process. हिंदू की लैंग्वेज बहुत लोगों को मुश्किल लगती है. Now, I did not have any issues with English because I worked abroad for so long and I studied at military school and whatnot. But a lot of people struggled with English, Hindus English. In Indian Express, it's very structured. पहले बताएंगे कि ये न्यूज में क्यों है, पहले क्या हिस्टोरिकल बैकग्राउंड था, अभी जो उसके क्या बेसिकली प्रोविजंस, और इसका बेसिकली क्या इम्पैक्ट हो सकता है. This is exactly what you need for GS. This is exactly what you need for developing a broader picture in your mind. तो कौन सा सोर्स पढ़ें? हिंदू ले सकते हो, एवरीबॉडीज फेवरेट, या फिर इंडियन एक्सप्रेस भी कंसीडर कर सकते हो. और बहुत ज्यादा न्यूज़पेपर्स के पीछे नहीं भागना. लोग 3 न्यूज़पेपर लगा लेंगे, सुबह चाय नाश्ते के साथ बैठेंगे तो तक न्यूज़पेपर ही पढ़ रहे हैं. रिसर्च नहीं करना है, राइट? रिसर्च नहीं करना है. अप्रोच दिस पेपर की सिर्फ पेपर पास करना है. लेजिस्लेटिव असेंबली या पार्लियामेंट में जाके भाषण नहीं देना है. बहुत सारे लोग जाएंगे डिबेट्स में घुस जाएंगे, राज्यसभा टीवी देख रहे हैं, ये देख रहे हैं, वो देख रहे हैं. टू मी दैट्स अ कंप्लीट वेस्ट ऑफ टाइम, ऑनेस्टली. तो आपके पास बहुत टाइम है और आपको वहाँ राजेंद्र नगर की चाय की थड़ी पे 2 घंटे बिताने हैं just to prove कि you know so much about that subject. It's a different story. But as far as this paper is concerned, stay focused. फालतू के रिसोर्सेज के पीछे नहीं भागना. एक मंथली बुकलेट आप ले लीजिए किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूशन की. इट कुड बी विजन. आई लाइक विजन क्योंकि उनका स्ट्रक्चर आई लव. हो सकता है आपको इनसाइट्स की अच्छी लग जाए, किसी को दृष्टि की अच्छी लग जाए, हो सकता है किसी को सिविल्स डेली अच्छा लग जाए. And एक मेरा important realization first preparations. Initially when I basically left such a job and basically I decided to, or God made me decide कि बेटा जाओ UPSC की तरफ कूच करो. So initially when I came in there was so much pressure कि यार कहीं ऐसा ना हो प्री में फेल हो जाए. तो पहले लोगों ने मना किया था इतना अच्छा खासा जॉब छोड़ के इतने साल बाद कौन आता है. So I started to run after every source I if you truly ask me, क्योंकि if you run after too many, if you are not in a position to collate things, चीजें याद नहीं रहती. तो इसलिए जरूरी है कि आप लिमिटेड सोर्सेज रखें एक ही किसी भी इंस्टीट्यूशन की. जैसे मुझे विजन अच्छा लगता है, हो सकता है किसी को दृष्टि अच्छा लग जाए, हो सकता है किसी को बाबा आईएएस अच्छा लग जाए, फोरम आईएएस अच्छा लग जाए, है ना, जो भी आपको सही लगे. बट जस्ट पिक वन, नॉट मोर देन वन न्यूज़पेपर एंड वन मंथली बुक. And that's pretty much about it. शुरुआत में ये भी गलतफहमी लोगों को होती है कि सर मैं मंथली बुकलेट तो पढ़ रही हूँ तो फिर ये न्यूज़पेपर पढ़ने की क्यों जरूरत है मुझे, क्योंकि न्यूज़पेपर पढ़ने में मेहनत लगती है, राइट? बुकलेट में सब छपा छपाया आता है, इस पेज के बाद बुक की तरह पढ़ते जाओ. बट इट डज नॉट वर्क, क्योंकि मंथली बुकलेट विल गिव यू द फैक्ट्स एंड फिगर्स एटसेट्रा, बट ब्रॉडली हाउ इट बेसिकली अफेक्ट्स द कंट्री, यू विल गेट दैट एसेंस ओनली बाय रीडिंग न्यूज़पेपर्स. तो वो तो पढ़ना पड़ेगा. And then if you develop a trick of how to finish your newspapers in 30-40 minutes, because that's what it should take, not a minute more than that, then you will be like fine. तो मैं हर 4 दिन के बाद मंथली बुकलेट के 3 चैप्टर पढ़ूंगा, न्यूज़पेपर में डेली आधा घंटा पढ़ूंगा, and that will cover your basically current affairs. So what should be prepared first, general studies or optional subject, or both should be prepared together? If you ask me, I have a video on that on
how to prepare for pre in 90 days. And thankfully, I managed to score pretty decent in both the pre-examinations. And then, of course, first attempt. So the long and short of your answer is prepare both together. Prepare both together. Last ke 3 mahine, you should be fully dedicated to your pre, which is, of course, your GS. लेकिन ये जो स्ट्रैटेजी बहुत लोग भी मैंने देखी है, and I've seen a lot of people failing. In fact, जब मैं भी वापस छोड़ के आया तो a lot of people advised me against trying for IAS because you have been out of touch. और people also say कि यार इतनी बढ़िया जॉब है, विदेश में रह रहे हो, IAS वाइस बन के कहाँ गाँव में क्या करोगे? मैंने कोई बात नहीं, चलो देखी जाए धूल मिट्टी, whatever. And I had a lot of friends who were from IIT, and my younger brother is still preparing for UPSC. He also had his batchmates who are preparing for 3 attempts, 4 attempts, 5 attempts. So when I joined in, everybody said कि अरे time लग जाता है और एक बार में तो syllabus समझ में नहीं आता है. Don't fall into that trap. ऐसा भी मैंने लोगों को देखा कि 15 दिन लक्ष्मीकांत पढ़ा, पूरा लक्ष्मीकांत, सुबह शाम दोपहर लक्ष्मीकांत खा रहे हैं, पी रहे हैं, नहा रहे हैं, सो रहे हैं लक्ष्मीकांत, फिर उसको रख दिया. फिर अगले 10 दिन पूरा इकोनॉमिक्स, पूरा their entire life is all about economics. उसके बाद उसको रख दिया. फिर ऑप्शनल. As far as I am concerned, to me, I don't think it really works at any stage in life, be it UPSC preparation or otherwise. क्योंकि I don't think human mind is designed that way कि आपने पहली बात एक सब्जेक्ट को आप पूरे दिन कैसे पढ़ सकते हो यार, you'll get so bored with it. एक ही टाइप का कंटेंट, एक ही टाइप की थीम. तो मुझे लगता है you should prepare basically everything together. My schedule was, because I found anthropology quite tough in the sense it was very difficult to retain. If it's a normal social sciences thing, then you can, because you are aware of the social issues, so immediately याद हो जाता है. Anthropology मुझे याद नहीं रहता. तो उठते ही सुबह 3 घंटे anthropology पढ़ना, फिर एक सब्जेक्ट पढ़ना, फिर दूसरा सब्जेक्ट पढ़ना, फिर लास्ट में सोते वक्त करंट अफेयर्स की बुकलेट पढ़ना और फिर आराम से 8 घंटे सो जाना. एंड देन नेक्स्ट डे सुबह फिर एंथ्रोपोलॉजी पढ़ना, लेकिन एक डिफरेंट जीएस सब्जेक्ट पढ़ना, एक डिफरेंट जीएस सब्जेक्ट पढ़ना, और रात में फिर करंट अफेयर्स के डिफरेंट चैप्टर्स पढ़ना, फिर सो जाना. फिर नेक्स्ट डे फिर एंथ्रोपोलॉजी पढ़ना, बट एंथ्रोपोलॉजी में तो 5 अलग अलग है ना, जेनेटिक्स है, इधर सोशल है, इधर ये है, आर्कियोलॉजी है, एंथ्रोपोलॉजी बट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ. एंड देन एक अलग जीएस सब्जेक्ट पढ़ना. हो सकता है आपने पहले दिन इकोनॉमी और ज्योग्राफी पढ़ी हो, अगले दिन आप हिस्ट्री और एनवायरमेंटल साइंस ले लें, उसके बाद आप पॉलिटी ले लें, some other subject. So keep them in a churn, ताकि आप 3 दिन बाद फिर वो सब्जेक्ट उठाएं. तो आप नॉर्मली जब भी अगला चैप्टर खोलते हैं, हमेशा 5 मिनट 10 मिनट आप सोचते हैं, अच्छा पिछला चैप्टर क्या पढ़ा था मैंने, ओ ये थे, फट से देख लेता हूँ, है ना. तो वो क्विक रिवीजन हो जाता है. अब आप सोचो 15 दिन में आपने पूरी लक्ष्मीकांत छाप दी, ठीक है, रख दी. उसके बाद आपको 2 महीने बाद फिर उठाओगे, बोलोगे हैं ये क्या था, ओह ये भी था. This will all be gone. So my advice, people might have different styles, people might have different advices, is let it go in a cyclic process, है ना. और अगर किसी को और डिटेल में समझना है तो मेरा प्री का वीडियो देख लोगे तो I think I try to explain. I found it very helpful. I find it in doing my job very helpful because multitasking is the name of the game. So if you work in, जैसे हम engineering वाले लोग कहते हैं कि you work in series, you work in parallel. So you're working in series. Those people struggle during studies, in my experience, except maybe a few. Those people also struggle big time when it comes to doing your real job. क्योंकि उनको क्या होता है कि एक काम कर रहे हैं, जब तक खत्म नहीं होगा दूसरा काम पैरेलल मांगे, like oh my god, how do I handle this now? But your job is, particularly of an IAS, there will be like 20 different things going, all of them together. And some of them reprioritize, prioritize, इसको पीछे खींचना है, इसको आगे बढ़ाना है, इस पे फोकस करना है, नहीं करना है, इसमें झाड़ना है, इसमें कुछ काटना है. This is what you do all day, every day, 24/7, 365. So the earlier you tune your mind around multitasking, the better it will be when it comes to preparing for UPSC and also doing your actual job once you get selected. Thank you, sir. How important is the plan B for the preparation for UPSC? Very important, very very important. And I must tell this because लोग जैसे बोलते हैं ना, हिंदी में कहावत है कि लोग उगते हुए सूरज को सलाम करते हैं. तो 10 लाख 12 लाख लोग अपीयर हो रहे हैं, जिसमें से 700 800 1000 लोगों का लास्ट में नाम आता है. बाकी उन 10 लाख 11 लाख लोगों का क्या होता है किसी को नहीं पता. They just vanish quietly.
ओह आईएएस बन गए, चलो माला पहन रहे हैं, इधर फेलिसिटेशन हो रहा है, वहां फेलिसिटेशन हो रहा है, लेकिन जो नहीं बन पाए, लुक एट देयर लाइव्स, इट्स वेरी टफ एंड दिस इज अ गेम व्हिच इज बेसिकली एक्सट्रीमली हाई स्टेक, एक्सट्रीमली हाई स्टेक इन द सेंस कि अगर आपने 2 साल 3 साल मैं अगर आप एग्जिट कर गए तो ठीक है, लेकिन आपने 4 साल 5 साल 6 साल इसमें इन्वेस्ट कर दिया तो आप कहीं के नहीं रह जाओगे, क्योंकि पढ़ाई से कॉलेज से आपका टच बहुत छूट चुका होगा. You would have basically gained a kind of knowledge and experience which actually is not wanted in the market, in the job market per se. तो आपको दुनियादारी के बारे में बहुत पता है कि हमारा संविधान क्या कहता है, अर्थव्यवस्था कैसे चलनी चाहिए, बट कोई कंपनी वाला जो आपको जॉब देगा बोलेगा ये सब ज्ञान अपने घर पे रख के आई डोंट नीड दिस, एंड देन यू स्ट्रगल, क्योंकि आप एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई हो गए because you wanted to be at the top of the bureaucratic hierarchy, but नहीं हुआ. जिनका हो जाता है ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा स्मार्ट होते हैं, और जिनका नहीं होता है वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं कि वो कम स्मार्ट होते हैं. तुक्के वाला एग्जाम है, पता नहीं किस अटेम्प्ट में आपके स्टार्स अलाइन हो जाएं, जिसमें आपका प्री भी फिट बैठ जाए, जिसमें आपका ऑप्शनल भी फिट बैठ जाए, जिसमें आपका इंटरव्यू फिट बैठ जाए और हो जाए. हो सकता है उसको आप अगले साल दिलाओ तो उसका प्री भी ना हो. It does happen to so many people out there. So coming back to the question, is plan B important? Extremely important. You must have a very good plan B, क्योंकि you should basically hope for the best but be prepared for the worst. कई बार लोग होते हैं सोचते हैं कि यार घुस जाते हैं, ठीक है देखते हैं, तैयारी करके तो देखते हैं, ऐसे ही ऐसे 3-4 साल निकल जाते हैं and they are like oh my god this is not for me, but what do I do now? बहुत कम ऑप्शंस बच जाते हैं, तो बहुत सारे फिर कोचिंग इंस्टीट्यूशन में पढ़ाना शुरू कर देते हैं, ट्यूशंस लेना शुरू कर देते हैं, स्टार्टअप्स में. those are not exactly the options you would want for yourself. So मुझे लगता है शुरुआत से you must have a plan B, if your luck basically allows you to do that. Like I had a plan B, मतलब मेरे पास तो attempt भी नहीं थे because of the age and everything else. So I was very clear when I basically jumped onto it. I was very clear कि मेरा नहीं होगा, और जब नहीं होगा तो फिर मैं ये करूंगा, मैं नहीं होगा तो फिर मैं MBA करूंगा, MBA करूंगा फिर मुझे 2 साल उसमें लगेंगे, and I have to restart my career all over again after working with corporate for so long. तो आपका plan B होना चाहिए कि मैं seriously 3 अटेम्प्ट्स दूंगा, 4 अटेम्प्ट्स दूंगा, उसके बाद अगर मेरा हो जाता है ग्रेट, नहीं होता है तो I'll then start to basically steer towards my plan B before it gets too late. So that is my advice. Thank you, sir. Does an optional subject have the impact in an interview in the CSE examination? Well, it does have some, but if you ask me, I mean, does it have a lot of impact? I don't think so, because a lot of what is being asked in your interview is more on current affairs. Yes, there might be a question or two around your optional subject, but I don't think it has a major impact. No. Okay. What points should one focus upon if he or she is going to take the graduation subject as the optional in UPSC? As nowadays, due to online classes, we haven't studied well or worked hard upon the graduation subject. देखो, एक चीज मैं बहुत अच्छे से बता दूं, ग्रेजुएशन की महारत आई डोंट थिंक इट हैज मच टू डू विद योर यूपीएससी प्रिपरेशन. हो सकता है ग्रेजुएशन आप गोल्ड मेडलिस्ट हो, मे बी टीना डाबी इज एन एक्सेप्शन, बट अदर देन दैट हो सकता है कि आप बहुत बड़े 30 मार्क का ग्रेजुएशन में. Is that a guarantee that you'll be performing well in your UPSC exam? I don't think so. It's a very different kind of exam. आप ग्रेजुएशन में मान लीजिए आपने हिस्ट्री भी ले लिया. आई हैव सीन सो मेनी पीपल की ग्रेजुएशन हिस्ट्री से की, लेकिन जब यूपीएससी की हिस्ट्री में देंगे तो दे डोंट फैच मार्क्स, बिकॉज यूपीएससी रिक्वायर्स ए वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ अप्रोच. हो सकता है कि आपके जब आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपकी ग्रेजुएशन में 3-4 क्वेश्चन आते हो जिसमें आपको 10-10 पन्ने भर के आने होते हो. दैट इज मे बी द ग्रेजुएशन माइट बी, बट यूपीएससी को वो सब ज्ञान नहीं चाहिए. वो बोलेगा 5.5 मिनट में मुझे 150 से 200 वर्ड्स चाहिए, दैट्स ऑल आई नीड. उसी में से मैं निकाल लूंगा कि व्हाट्स योर कैलिबर. सो ग्रेजुएशन में मेरी कैसी तैयारी रही, ग्रेजुएशन में मैं एवरेज स्टूडेंट रहा, ग्रेजुएशन मेरी ठीक से नहीं हो पाई क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं. मुझे नहीं लगता यूपीएससी की प्रिपरेशन से बहुत कोरिलेशन उसका है. अगर आपका अप्रोच, आपका थॉट प्रोसेस, आपका माइंडसेट उस टाइप का है तो वो चीज आप 2 महीने में पिकअप कर लो. अच्छा, एक क्वेश्चन लोग, मैं आपको I'll give you a very practical example. Don't feel offended, any one of you, but I'll just tell you what the truth is. बहुत सारे लोग बोलते हैं सर अब तो 70% इंग्लिश मीडियम वालों का ही होता है, हिंदी वालों का तो होता ही नहीं है. ज्यादा सिलेक्शंस इंजीनियरिंग वालों के ही होते हैं, बाकी ह्यूमैनिटीज के बहुत हो गए हैं. 2013 के बाद जब से सिलेबस या पैटर्न चेंज हुआ है, ये एक ट्रुथ है
कि इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स के सिलेक्शन रेट्स बहुत हाई हैं, ऑलमोस्ट 70% ऑफ द सिलेक्शंस आर फ्रॉम इंजीनियरिंग। और इंजीनियरिंग क्योंकि इंग्लिश मीडियम से होती है, हिंदी मीडियम को लगने लग गया है कि हिंदी मीडियम वालों को सेलेक्ट नहीं किया जाता, बट द रियलिटी इज कि अगर आप इंग्लिश मीडियम से हैं और आप ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम से हैं तो भी आपके सिलेक्शन के उतने ही कम चांसेस हैं। तो लैंग्वेज का प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है कि इंजीनियरिंग में मतलब ओके, सो आई एम नॉट कंपेयरिंग एनीथिंग, ओके, अलग एवरीबडी हैज देयर ओन criticality in the making of the society and everything else, but engineering basically trains you in a certain way even when you are preparing or choosing engineering, which is basically critical thinking, analyzing the situation, trying and finding a solution to the problem rather than just learning the facts about the problem. So अभी जो पेपर है 2013 के बाद वो आपको एनालिसिस पे, एनालिटिकल थिंकिंग पे टेस्ट करता है रादर देन कि आपको कितने फैक्ट्स याद हैं, किसने राजा को किस लड़ाई में कब मारा था, मतलब फाइन, बट उससे इकोनॉमी पे क्या फर्क पड़ा, उससे पॉलिटी पे क्या फर्क पड़ा, उससे डायनामिक्स पे क्या फर्क पड़ा, ट्रेड पे क्या फर्क पड़ा, सिक्कों पे क्या फर्क पड़ा, ये बताओ तो ये सोच पाएगा। तो ग्रेजुएशन में हो सकता है आपने रट लिया पूरा, इसने ये किया उसने वो किया, वो चिट बना बना के इसने ये किया, बट यूपीएससी इज नॉट आस्किंग यू फॉर दैट। इसलिए इंजीनियरिंग वाले क्या करते हैं, जब ऑप्शनल चूज करेंगे इंजीनियरिंग का बैकग्राउंड पूरा छोड़ के आएंगे, वही ह्यूमैनिटीज का सब्जेक्ट उठाएंगे जो हो सकता है ह्यूमैनिटीज 3 साल से 4 साल से अपने ग्रेजुएशन में पढ़ रहे हैं, और उसी ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट में दे स्कोर डिसेंटली वेल, तभी इनका सिलेक्शन हो जाता है, राइट? So I think it is about your thought process, the way you think about things, the way you basically connect things up. तो अगर आपका ग्रेजुएशन अच्छा नहीं हुआ है क्योंकि कोविड चल रहा है, तो पहली बात तो किसी का भी ग्रेजुएशन अच्छा नहीं हुआ है, सो वी आर ऑल ऑन इक्वल फुटिंग, तो डरने वाली कोई बात नहीं है। पेपर टफ है तो सबके लिए टफ है, पेपर इजी है तो सबके लिए इजी है, कट ऑफ अपने आप ऊपर चला जाएगा। तो कोविड सिर्फ आपके लिए नहीं आया है, सबके लिए आया है। स्टडी सिर्फ आपकी अफेक्ट नहीं है, सबकी अफेक्ट हुई है। डोंट वरी टू मच अबाउट इट, फोकस ऑन डेवलपिंग दैट एनालिटिकल माइंडसेट। अगर आप वो कर ले जाओगे तो ग्रेजुएशन आपका कैसे हुआ इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। Okay. How to select the optional subject if we don't have the subject in the list of optional, our graduation subject, if it is not there in the list of optionals? Sorry, I did not quite get that. Can you please repeat that? How to select the optional subject if we don't have our graduation subject on the list of optional subjects? Well, I basically told you, if you're graduated in a certain subject and that's not a part of the optional subject or the list of the optional subjects available to you when you basically choose an optional subject for UPSC, तो वो 4 क्राइटेरिया मैंने आपको बताए, वही आपको करने पड़ेंगे। I mean, अब नहीं है तो नहीं है, यूपीएससी आपके लिए तो क्रिएट करेगी नहीं। What are the challenges that you faced during preparation while doing self study for the UPSC examination? Yeah. So बहुत सारे लोग बोलते हैं सर कोचिंग जाना जरूरी है क्या? तो मैं भी जब छोट छाड़ के सब आया, मुझे लगता है हर कोई कोचिंग जाता है, और ये तो इतनी रेप्यूटेड कोचिंग है वाजीराम एंड रवि, जिसमें एडमिशन भी नहीं मिलता है लोगों को, पहले आधा मिनट में ही सारे एडमिशन बंद हो जाते हैं। मैंने भी लिया जैसे तैसे। Within a month I realized that coachings are nothing but a big scam in India, particularly when it comes to UPSC. They don't teach you anything truly. So it's all about self studies. तो self study में मुझे शुरू में स्ट्रगल यही लगा। पहली बात तो डिसीजन लेना ही अपने आप में बड़ा क्रिटिकल था कि self study is the way to go, because almost everybody will advise you against it. कि अरे अपने आप को बड़ा 30 मार्क का समझ रहा है, तुझे पता है कलेक्टर कैसे बनते हैं, और सब लोग कोचिंग करते हैं, बिना उसे कैसे समझेगा, ये रूटीन नहीं बनेगा, कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होंगे। सो there's so much peer pressure out there. You are like, oh my god, बिना कोचिंग के तो मेरा खाना भी हजम नहीं होगा, कोचिंग जाना जरूरी है, I need coaching. You are like, that's like my vitamin tablets, बिना कोचिंग के तो my day is not complete. So first difficult task is to get out of that mindset. कोचिंग कुछ नहीं करवाती है, टाइम वेस्ट करवाती है। मेरे बहुत सारे भाषण भी हैं इस बात पे, कोचिंग 5-6 घंटे आपका दिन का वेस्ट करवाएंगे 15 मिनट की बकवास सुनाने के लिए। वो आप रूम में बैठ के ऐसे चला के 15 मिनट में भी याद कर लोगे वो सारा। पिक्चर देख के उसके बाद भी 3 घंटे आपके पास फ्री बच जाएंगे, जो कोचिंग आपको वहां पढ़ाएगी। 1-2 सब्जेक्ट्स के हो सकता है जो टफ हो, जो आपको समझने में मुश्किल आ रही हो, तो उनके लिए आप कोचिंग चूज कर सकते हैं। तो सेल्फ स्टडी के लिए सबसे पहला तो है कि इस माइंडसेट से बाहर निकलना कि आपको बेसिकली कोचिंग की जरूरत है, और सेकंड चीज बेसिकली कंसिस्टेंसी की, क्योंकि ह्यूमन नेचर है, अगर आपको टीचर पढ़ाएगा तब आपको लगता है अब मेरी पढ़ाई हो रही है, लेकिन वही सब्जेक्ट जब आपको किसी ने पढ़ाया नहीं है, खुद को किताब खोल के पढ़ना पड़ रहा है, तो फर्स्ट रीडिंग विल बी अ वेरी टफ टास्क, बिकॉज वी आर ऑलवेज टॉट
पहले टीचर पढ़ाएगा, फिर मैं अपना बैग लेके घर आऊंगा, फिर मैं अपना होमवर्क करूंगा, क्लास वर्क करूंगा, फिर मेरी पढ़ाई कंप्लीट होगी। दैट्स हाउ माइंड इज ट्रेन्ड। टीचर जब तक नहीं पढ़ाएगा मैं कैसे पढ़ पाऊंगा? अरे तो कवर ही नहीं हुआ कोचिंग में, गेट आउट ऑफ इट। कोचिंग में पढ़ाए ना पढ़ाए ऐसा क्या है यूपीएससी में? इट्स वेरी जनरल, इसलिए तो जनरल स्टडीज बोला जाता है, मतलब इट्स नथिंग बट बेसिक्स ऑफ लाइफ। तो ऐसा क्या पढ़ा देगा वो मास्टर? और इतना ही 30 मार्क का होता तो खुद का सिलेक्शन नहीं हो गया होता उसका? तो क्यों मैं उसके पास टाइम वेस्ट करने जाऊं? और आजकल तो आई मीन देयर सो मच मटेरियल आउट देयर इलेक्ट्रॉनिकली, मतलब यूट्यूब पे सब कुछ तो है ही। तो उस सब्जेक्ट का पहले आप एक बेसिक फ्रेमवर्क कहीं से भी देख लें, यूट्यूब से देख लें, बुक से देख लें, एंड देन हैव ए वेरी स्ट्रॉन्ग विल कि यार मेरे को खुद को पढ़ना है। कोचिंग में चैप्टर नंबर 2 चल रहा है, लेकिन मेरे को चैप्टर नंबर 9 तक अब मैं पढ़ते आना, मेरे रूटीन में जो चल रहा है चलने दो। पहली रीडिंग में, दूसरी रीडिंग में मुझे ही पता है कुछ समझ में नहीं आता है, ना कुछ याद रहता है, तो आई एम नॉट गोइंग टू गेट बॉक्ड डाउन विद इट, आई विल जस्ट कैरी ऑन विद माय रूटीन। पहली बार पढ़ा, ओ माय गॉड, एंशिएंट हिस्ट्री आर एस शर्मा पूरी पढ़ ली, सतीश चंद्रा पढ़ ली, कुछ याद ही नहीं है सर। कोई बात नहीं, नॉर्मल है, दोबारा पढ़ो, तिबारा पढ़ो, चौथी बार जब पढ़ने लगोगे देन यू आर लाइक ओह नाउ आई स्टार्टेड टू। पांचवी, छठी, सातवीं बार याद हो जाएगी, सिंपल। सो कंसिस्टेंसी, माइंडसेट, ये दो बड़े चैलेंजेस हैं सेल्फ स्टडी। Thank you very much, sir. With this, we come to the end of the question hour. Now, I welcome Dr. Vikas Sharma to extend a vote of thanks on the behalf of the college. धन्यवाद रुचि। रुचि, मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी सर। जी, धन्यवाद रुचि। आप सभी को मेरा नमस्कार। शिवाजी कॉलेज की दिशा आईएएस सोसाइटी की तरफ से जो आज कार्यक्रम रखा गया, उसका जो विषय था हाउ टू चूज योर ऑप्शनल सब्जेक्ट फॉर योर सिविल सर्विसेज एग्जाम, और इसके लिए जो मुख्य वक्ता थे वो थे श्री प्रेम प्रकाश मीना जी। और श्री प्रेम प्रकाश मीना जी ने बड़ी ही सारगर्भित रूप से यह बताया कि आपको अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट कैसे चूज करने हैं, और पॉइंटों में उनको समझाने की कोशिश भी करी। जैसे सर ने बताया कि सबसे पहले आपको पता करना चाहिए कि आपका इंटरेस्ट किस चीज़ में है, पहले नंबर पे इंटरेस्ट, और दूसरे पे उसका लास्ट ट्रैक रिकॉर्ड, यानी पिछले कुछ सालों में वो जो बच्चे सेलेक्ट हो रहे हैं तो वो जो सब्जेक्ट आप चूज कर रहे हो उसकी परसेंटेज क्या रही है। सर ने बड़ी ही आसान भाषा में उसको कहा कि उसका जो स्ट्राइक रेट क्या है, और पिछले कुछ उदाहरण भी बताए कि वो जो स्ट्राइक रेट है पहले उस सब्जेक्ट का इतना था, मतलब मेडिकल का 20% तक भी गया, अदरवाइज वो जनरली 5, 10, 8 मतलब 10-12% तक ही रहता है। तो आपको ये भी देखना है कि आपका सब्जेक्ट का इंटरेस्ट तो है, पर उसकी स्ट्राइक रेट क्या है। पता चल रहा है कि वहाँ उसका सिलेक्शन 1 या 2 लोगों का ही सिलेक्शन हो रहा है, आपने ऐसा सब्जेक्ट चूज कर लिया, तो आपको उसको भी अपने ध्यान में रखना है। फिर सर ने बताया कि उसका जो सिलेबस है वो कितना है, क्योंकि सिलेबस भी बहुत कुछ मायने रखता है। जैसे कुछ सब्जेक्ट्स हैं वो एंडलेस हैं, जैसे सर ने कहा मैथमेटिक्स है, आपका ज्योग्राफी है, वो सब्जेक्ट आपने बहुत पहले से पढ़े हैं, आपकी मास्टरी है, तब तो वो सब्जेक्ट ले सकते हैं। अदरवाइज आपको ये देखना होगा कि उसका जो सिलेबस है वो कितना है, उसका मटेरियल है, नोट्स हैं वो उपलब्ध हैं या नहीं है। और फिर आपने देखना है कि आपके पास अगर कोई मेंटोर मिल जाता है, जैसे आपका कोई फ्रेंड हो, रिलेटिव हो, कोई नॉन टू हो आपका, और जिसने पहले यूपीएससी क्रैक किया हो, तो आपके पास ये बेनिफिट रहेगा कि आप उसके साथ मिलके और आप बहुत कुछ उसकी तैयारी कर सकते हैं। इसके साथ साथ सर ने बताया कि अगर सब्जेक्ट अगर चूज करने हैं तो वो जो सब्जेक्ट आप चूज कर रहे हो वो ग्रेजुएशन में पढ़े हैं या ग्रेजुएशन में नहीं पढ़े हैं, तो वो कोई मैटर नहीं करता है। जैसे रुचि ने अपने जो सवाल पूछे, उन सवालों के माध्यम से सर ने अपने एक प्रकार से वक्तव्य को आगे बढ़ाया, और प्रेम प्रकाश जी ने बड़ी ही स्मार्टली उनका जवाब दिया, बिना किसी लाग लपेट के, बिना किसी भूमिका के, और सीधे सीधे उन प्रश्नों का बेबाकी से उत्तर दिया। तो मैं पूरे दिशा सोसाइटी की तरफ से श्री प्रेम प्रकाश जी का तहे दिल से उनका एक तो स्वागत करता हूँ, और उन्होंने इतने कम समय में और इतने स्मार्टली एक प्रकार से हमारे बच्चों का ज्ञानवर्धन किया, और उनके जो रुचि के प्रश्नों का जवाब दिया, और उससे हमारे जो विद्यार्थी हैं, जो यहाँ पार्टिसिपेंट्स हैं, उनको काफ़ी कुछ ये समझने का मौका मिला होगा कि हम अपने सब्जेक्ट कैसे चूज करें।
इसके आगे भी उन्होंने बताया कि सब्जेक्ट चूज करने के बाद जो तैयारी करनी है वो तैयारी किस प्रकार से करनी है। जो कुछ मिथ्स होते हैं वो मिथ्स उनको हटा देने चाहिए कि बिना कोचिंग के आपका सिलेक्शन ही नहीं हो सकता। और सर ने जो एक बात बहुत बेबाकी से बोली है उसको मैं भी मानता हूँ कि 99% जो आप कह सकते हो कि दुकानें खुली हुई हैं, एक प्रकार का ये स्कैम है और बहुत बड़ा बिजनेस है इसमें। 1% जो मतलब मैंने छोड़ा है वो इसलिए है कि कई बार ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं जो आपको क्लियर नहीं होते हैं, तो कुछ टेक्निकल चीजें होती हैं तो उसके लिए हम कोचिंग ज्वाइन कर सकते हैं। अदरवाइज ये मतलब मिथ बना के बैठना कि मतलब घर वाले प्रेशर देते हैं कि आप कोचिंग में जाओगे तभी कुछ सीख पाओगे, ऐसा नहीं है। वो कई बार टाइम ऑफ वेस्टेज होती है, क्योंकि कई बार जैसे सर ने बताया कि आपको मान लो हैदराबाद जाना पड़ सकता है उस सब्जेक्ट की तैयारी के लिए, दिल्ली जाना पड़ सकता है, तो आप घर बार छोड़ के इतने बाहर आते हैं, तो उसके लिए जो आपके टाइम वेस्टेज है उसको भी आप अपना ध्यान रखिए। उससे अच्छा है कि आप कोई बढ़िया मूवी देख लीजिए तो 3 घंटे में फ्रेश हो जाओगे। जो ज्ञान आपको वहाँ 15 मिनट का मिलने वाला है तो वो आप अपने घर में बैठ के उसको आधे घंटे में भी कवर कर सकते हैं। तो एक बार फिर से मैं सर का तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि दिशा सोसाइटी जब भी उन्हें आगे फिर कभी बुलाती है तो वो हमें फिर से समय देंगे। और मैं सर को शुभकामनाएं देता हूँ अपने आने वाले जो उनका जीवन है, भगवान करे कि वो बहुत तरक्की करें और देश को आगे बढ़ाने में उनका जो भी योगदान हो सकता है वो योगदान वो अपना कर सकें, जिससे हमारा देश आगे बढ़े। इसके बाद मैं धन्यवाद देता हूँ हमारे प्रिंसिपल सर का, प्रोफेसर शिव कुमार सहदेव जी का। उनके मार्गदर्शन में सारी जो सोसाइटी हैं वो सोसाइटी आगे बढ़ रही हैं। दिशा जो ऑफिशियल सोसाइटी है IAS कोचिंग के लिए, सर आज भी मैं देख रहा था कि वो ट्रैवल कर रहे थे, ट्रैवल करते समय भी वो जुड़े और उनके जो आशीर्वचन थे वो हमें मिले। उसके बाद मैं कन्वीनर प्रोफेसर दर्शन पांडे जी का धन्यवाद देता हूँ, जिनके मार्गदर्शन में दिशा जो सोसाइटी है वो बहुत आगे बढ़ रही है और एक छोटे से समय में ही उसने बहुत सुंदर प्रोग्राम करवाए हैं। और आज जो कार्यक्रम इतना सफल रहा उसके पीछे भी श्री दर्शन पांडे जी का योगदान रहा है और मैं उनका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उनकी लीडरशिप में ये शिवाजी कॉलेज की जो दिशा सोसाइटी है वो बहुत आगे बढ़ रही है। दिशा सोसाइटी के जो सारे टीचर्स मेंबर हैं मैं उनका भी धन्यवाद देता हूँ कि वो भी इस प्रोग्राम में जुड़े हैं। पूरी दिशा सोसाइटी के जो स्टूडेंट जो ग्रुप है उसमें प्रेसिडेंट उमेश मीणा जी हैं और बाकी सभी जो लोग हैं वो भी इसके साथ जुड़े हुए हैं और उन्होंने इतने कम समय में इतने सुंदर कार्यक्रम का आयोजन किया। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और इसके अलावा जो पार्टिसिपेंट्स जुड़े हुए हैं, मैं देख रहा था एक बार तो लगभग 250 के करीब पार्टिसिपेंट्स जुड़े हुए थे और बड़ी ही तल्लीनता से मतलब सर को वो सुन रहे हैं। तो मैं उन सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि क्योंकि बिना पार्टिसिपेंट्स के ये प्रोग्राम संभव नहीं है। अगर हम सारे कार्यक्रम करवा रहे हैं और उसमें स्पीकर भी है और जो आयोजक हैं सिर्फ वही लोग हैं, तो कार्यक्रम की सार्थकता का पता चलेगा कि वो मतलब कार्यक्रम सफल है या नहीं है, तो पार्टिसिपेंट से ही पता चलता है। तो आप लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एक बार सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और आप सभी को शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। Coming back to you, Prem sir, since we are coming to an end of the webinar, if there is something that you need to add, you may please do that. Well, I would like to extend my sincere heartfelt gratitude to the entire Disha Society और सर का बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने इतने अच्छे शब्दों में सभी चीजों को पुरोया और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मौका दिया इस कॉन्वर्सेशन के लिए। और सभी एस्पिरेंट्स को आई कन्वे ऑल द वेरी बेस्ट। कभी भी किसी चीज में आपको लगता है कि आई कैन बी ऑफ एनी हेल्प, ड्रॉप मी ए नोट, आई विल बी मोर देन हैप्पी टू, जो भी मेरी तरफ से पॉसिबल हो पाएगा, कंसिडरिंग माय जॉब एंड एवरीथिंग एल्स, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं जो भी अपनी तरफ से सपोर्ट आपको प्रोवाइड कर सकूं, पूरी सपोर्ट प्रोवाइड करूंगा। और ऐसे ही दिशा सोसाइटी और आगे बढ़ती रहे और बहुत सारे एस्पिरेंट्स स्टूडेंट्स का भला होता रहे, अच्छा होता रहे। थैंक यू। Thank you. बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही रोचक, ज्ञानवर्धक और इंटरेक्टिव सेशन रहा। सर मैं अगले महीने आ रहा हूँ आपके पड़ोस में ही, आपसे संभवतः भेंट हो जाए। बनारस आना है। बिल्कुल आइए, बहुत बहुत स्वागत है। जी। मौसम भी अच्छा है, बारिश भी हो रही है, बिल्कुल आइए। दिस इज द बेस्ट टाइम टू कम। जी श्योर सर, श्योर, आपसे बात करके सर कर लेंगे। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू ऑल ऑफ यू।
Thank you, sir. Guys, we've posted a feedback form in the chat box. You're requested to please fill that up. It was a pleasure having you all here. You may please leave the meeting now. Thank you so much.